ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ये हमारे चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन 3 है। ये इलस्ट्रेशन 3 जीएलएस की बुक में है, बट ये टॉपिक जीयू जीएलएस एथएमपिक सबको आएगा। ये वाला टॉपिक सुनना ध्यान से, मेथड सारी बुक्स में सेम है। यहाँ पे इस टॉपिक को, आज का जो टॉपिक है मैं उसका नाम लिख दूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसको बोलते हैं की फैक्टर। ये आज का टॉपिक हमारा, इस टॉपिक को बोलते हैं क्या? की फैक्टर। अब की फैक्टर हम किसको बोलते हैं बिजनेस में? की फैक्टर हम किसको बोलते हैं? की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर। यहाँ पे मैं आपको की फैक्टर की थोड़ी बहुत थियरी बताऊं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें कभी कभी रॉ मटेरियल की फैक्टर होता है, कभी कभी लेबर की फैक्टर होता है। की फैक्टर वो होता है जिसका हमारे बिजनेस में शॉर्टेज हो, कमी हो, शॉर्ट सप्लाई हो। तो मैं धीरे धीरे लिखना शुरू करता हूं। की फैक्टर is that factor which is in short supply in our business। हमारे बिजनेस में जो फैक्टर शॉर्ट सप्लाई में हो, कभी कभी समटाइम्स, या ऐसे लिखो मैं, if raw material is in short supply, then raw material is the key factor। और सिमिलरली अगर उसी तरीके से अगर लेबर शॉर्ट सप्लाई में हो तो लेबर इज द की फैक्टर। इफ लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब हमारी फैक्ट्री में लेबर का शॉर्टेज है, देन लेबर इज द की फैक्टर। वो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि किसकी शॉर्टेज है, वो क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। तो की फैक्टर मतलब जिसकी शॉर्टेज हो, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इलस्ट्रेशन 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ABC। सुनना, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, इजी होते हैं 5 स्टेप्स। जब भी आप की फैक्टर स्टार्ट करो, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स के सिर्फ नाम लिख के रखे। पहला स्टेप होता है शॉर्ट सप्लाई, याद करते जाओ। दूसरा स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तीसरा स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर होगा तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, अगर लेबर की फैक्टर होगा तो कंट्रीब्यूशन पर आर। इसके बाद आएगा अलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल हमने कौन से प्रोडक्ट को दिया। और इसके बाद आएगा ऑप्टिमम मिक्स। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं: शॉर्ट सप्लाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर केजी, अलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्टिमम मिक्स। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा तो अलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, अगर लेबर का शॉर्टेज होगा तो अलोकेशन ऑफ लेबर, ठीक है, जिसका शॉर्टेज है, जो की फैक्टर हो। ये 5 स्टेप्स के नाम आपको याद करने पहले। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे लिखा है ABC केमिकल्स लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे आंसर में कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ABC कंपनी, ABC केमिकल्स लिमिटेड। तो ABC केमिकल्स लिमिटेड, ABC केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज P and Q। हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, P and Q। Company's maximum production capacity in respect of product P is 20,000 units and Q is 8,000 units। मतलब हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, P के 20,000 और Q के 8,000। अब मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी P का कितना था? 20,000 और Q का 8,000। मैं आंसर में लिखना शुरू करता हूँ पहले स्टेप में। तो हम लोगों इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। अब प्रोडक्ट P जो है, प्रोडक्ट P में हम 20,000 यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम, और प्रोडक्ट Q में हम 8,000 यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम हम इतने यूनिट्स बना सकते हैं। P में 20,000 यूनिट्स और Q में 8,000 यूनिट्स, ठीक है। धीरे धीरे सब सॉल्व होता जाएगा, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी। रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, यहाँ पे तो दिया हुआ ही है रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि रॉ मटेरियल की फैक्टर है कि लेबर की फैक्टर है। फिर लिखा है रॉ मटेरियल यूज्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P इज 15 kg whereas for product Q is 10 kg per unit। मतलब P में हमको 1 यूनिट बनाने के लिए 15 kg चाहिए,
क्यू में एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी चाहिए, 15 केजी और 10 केजी। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट 15 केजी और 10 केजी मल्टीप्लाई बाय 15 केजी पर यूनिट, मतलब पी में एक यूनिट बनाने के लिए हमको 15 केजी चाहिए और क्यू में हमको एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी चाहिए, 10 केजी पर यूनिट। तो पी में होगा 20,000 इंटू 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये होता है 3 लाख केजी। और क्यू में हमको चाहिए 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 केजी, मतलब 80,000 केजी। तो हम लोगों को इतना इतना रॉ मटेरियल चाहिए पी के लिए और क्यू के लिए। पी के लिए हमको मैक्सिमम 3 लाख केजी रॉ मटेरियल चाहिए और क्यू के लिए मैक्सिमम हमको 80,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, कि अगर हम मैक्सिमम पी और क्यू का मैक्सिमम प्रोडक्शन करें तो हम लोगों को 3,80,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए मैक्सिमम, इतना रॉ मटेरियल हमको चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 3,80,000 केजी। आगे इसके बाद लिखा हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड पर यूनिट ऑफ पी इज 15 केजी एंड क्यू 10 केजी पर यूनिट। टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल इज 3,20,000 केजी। 3,20,000 केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल है। कितना? 3,20,000। तो 3,20,000 केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसको बोलते हैं लेस रॉ मटेरियल अवेलेबल। मतलब हमको चाहिए कितना और है कितना? हमको चाहिए 3,80,000 केजी, इतना रॉ मटेरियल हमको चाहिए, क्योंकि हम पी के 20,000 यूनिट्स बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 15 केजी, क्यू के हम 8,000 यूनिट्स बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 केजी। तो 3 लाख और 80,000, टोटल 3,80,000 केजी रॉ मटेरियल हमको चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 3,20,000 केजी। तो कितना कम अवेलेबल है? 60,000 केजी कम अवेलेबल है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सप्लाई। इतना रॉ मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई है 60,000 केजी। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। मैंने बोला ना इजी है, बट 5 स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे। है इजी। चाहिए कितना रॉ मटेरियल? 3,80,000। अवेलेबल कितना है? 3,20,000। कितना अवेलेबल नहीं है? 60,000। इस 60,000 का आगे चल के कुछ करना नहीं है, इस 60,000 केजी का आगे चल के कोई यूज नहीं है, बस ये पहला स्टेप सॉल्व करना पड़ता है मार्क्स के लिए। चलो आगे सुनते रहना। स्टेप 2 का नाम होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे लिखा अदर इंफॉर्मेशन इज अंडर प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट क्यू पर यूनिट। तो मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा, मेरे को कुछ लाइंस वाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे मैं कॉलम बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट पी के अंदर मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। प्रोडक्ट पी में 2 कॉलम बनाऊंगा, एक अमाउंट इनर कॉलम और एक अमाउंट आउटर कॉलम। उसी तरह मैं प्रोडक्ट क्यू में भी 2 कॉलम बनाऊंगा, एक अमाउंट इनर कॉलम और एक अमाउंट आउटर कॉलम। ठीक है, ये प्रोडक्ट पी और क्यू, अमाउंट इनर कॉलम और अमाउंट आउटर कॉलम। थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर देता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा दूर से दिखेगा क्लियर कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये प्रोडक्ट पी और क्यू के कॉलम्स, एक इनर कॉलम है एक आउटर कॉलम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हमने बहुत बार इस चैप्टर में किया है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, वी, एस माइनस वी। तो ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पी और क्यू का 320 और 200। 320 और 200 सेलिंग प्राइस ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो 320 और 200 ये सेलिंग प्राइस है, 320 और 200। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 320 और यहाँ पे P में 320 और Q में 200। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये आउटर कॉलम में लिखा मैंने P और Q का सेलिंग प्राइस। फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस में 2 नाम दिए हुए हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं। रॉ मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंस होता है, हाँ वेरिएबल होता है। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है, हाँ ये भी वेरिएबल होता है। तो रॉ मटेरियल दिया हुआ है 120 और 75, ये 120 और ये 75 रॉ मटेरियल।
तो मैं 120 और 75 लिखूंगा, रॉ मटेरियल का 120 और 75, ये मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में एक रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 120 और 75, ये मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में और वेरिएबल एक्सपेंसेस में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल होता है, ये भी वेरिएबल होता है, 65 और 20, 65 डायरेक्ट लेबर और 20 डायरेक्ट लेबर, ये भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, 65 और 20 डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, इसको आप डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हो या आप इसको डायरेक्ट वेजेस बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कभी इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे, तो इस पूरे टॉपिक में मतलब की फैक्टर वाले टॉपिक में फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहीं पे भी काम नहीं आते। तो मैं एकदम नीचे स्टेप 5 के नीचे एक नोट लिख देता हूं कि इफ इन दिस टॉपिक, मतलब की फैक्टर वाले टॉपिक में, इफ इन दिस टॉपिक fixed expenses are given, if in this topic fixed expenses are given, then it is not used anywhere, मतलब इस टॉपिक में फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहीं पे भी काम नहीं आते इस टॉपिक में। चलो अभी क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ था वो हमारा सॉल्व हो गया। स्टेप 1 में ये लिखा 20,000 इंटू 15, 8,000 इंटू 10, टोटल 3,80,000 आया, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल है 3,20,000 kg, बाकी 60,000 का शॉर्ट सप्लाई है। फिर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला पर यूनिट, तो ये सेलिंग प्राइस लिखा 320 और 200, उसमें दोनों वेरिएबल एक्सपेंसेस 120 और 75, 65 और 20, ये सब हम माइनस करेंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्स। हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम सब खुद ही करेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये जो सेलिंग प्राइस है 320, इस 320 में हम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में दो हैं, एक 120 और एक 65। अब ऑब्वियसली 120 प्लस 65 करोगे तो आंसर आएगा 185। अब इसको सेल्स में माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस था 320, उसमें 185 वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो 135 बचा। ये जो 135 बच गया इसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एस माइनस वी। तो सेलिंग प्राइस है 320 और वेरिएबल एक्सपेंसेस है 125, तो 320 में से 185 माइनस, बाकी 135 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 135। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्यू का भी करेंगे, तो 75 और 20, 75 और 20 हुआ 95, ये 95 हुआ वेरिएबल एक्सपेंस। अब 200 जो सेलिंग प्राइस था उसमें वेरिएबल एक्सपेंस 95 माइनस कर दो, बाकी बचा 105। ये 105 है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 35 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 35 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर 135 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और 105 रुपीज जो कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट है। 135 रुपीज और 105 रुपीज ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब और आगे स्टेप 2 हो गया। अभी सारे स्टेप्स हमको खुद ही करने। इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ये कैसे निकालते हैं? फिर से एक स्टेटमेंट बनाते हैं छोटा सा, पर्टिकुलर अमाउंट वाला, ऐसा ही एक सेम स्टेटमेंट बना देते हैं, ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे को चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब मेरे को कंट्रीब्यूशन पर केजी चाहिए। अब ये स्टेप सीखना कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, शॉर्ट सप्लाई, फिर हमने सॉल्व किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो हमारा 135 और 105 आया, प्रोडक्ट पी में कितना आया था 135, प्रोडक्ट क्यू में कितना आया था 105, जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था इसको डिवाइडेड बाय, दिमाग लगाओ, अगर आप यहां तक देखोगे ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो स्टेप 2 में था, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट पी का कंट्रीब्यूशन 135 ज्यादा बड़ा है
और प्रोडक्ट क्यू का कंट्रीब्यूशन 105 रुपीज कम है, छोटा है, मतलब स्टेप 2 का आंसर देख रहे हैं, अगर हम स्टेप 2 का आंसर देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट पी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन, दिस शुड नॉट बी द फाइनल कंक्लूजन। ये 135 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन ये 135 रुपीज कमाने के लिए, इतना कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए, 135 रुपीज कमाने के लिए प्रोडक्ट पी में 15 केजी रॉ मटेरियल गया था एक यूनिट में, अगर आपको याद हो ये वाला प्रोडक्ट पी में 15 केजी रॉ मटेरियल गया था, तो 135 रुपीज कमाने के लिए 15 केजी रॉ मटेरियल चला जाएगा, तो ये 135 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल जो गया वो था 15 केजी, तो मैं करूंगा 135 रुपीज डिवाइडेड बाय 15 केजी, तो इससे मेरा डिवाइड करूंगा, इससे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी आ जाएगा, मतलब 135 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 9 रुपीज पर केजी। कितना आया? 9 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना केजी चाहिए था, डिवाइडेड बाय पर यूनिट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, डिवाइडेड बाय पर यूनिट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल हमारा गया, तो एक यूनिट में हमारा 15 केजी रॉ मटेरियल गया, तो 135 रुपीज कमाने के लिए 15 केजी हमारा रॉ मटेरियल चला गया, तो पर केजी हमारा कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 9 रुपीज। इस 9 रुपीज को बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर केजी। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, स्टेप 2 का आंसर था 135 रुपीज, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, इसको डिवाइडेड बाय 15 केजी कर दिया, पी में एक यूनिट में 15 केजी चाहिए, तो ये हुआ 9 रुपीज पर केजी। अभी हम लोग इसी तरीके से क्यू को सॉल्व करेंगे। क्यू में हमारा कंट्रीब्यूशन था 105 रुपए, ये 105 रुपए कमाने के लिए क्यू में हमने यूज किया था 10 केजी रॉ मटेरियल, अगर आपको याद हो तो क्यू में 10 केजी रॉ मटेरियल था, ये रहा पर यूनिट 10 केजी, तो 105 रुपए कमाने के लिए, ये वाला 105 रुपए कमाने के लिए हमने 10 केजी रॉ मटेरियल यूज किया, तो अगर आप 105 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ऑब्वियसली 10.5 आएगा, ये आएगा 10.5 रुपीज पर केजी, मतलब हमको प्रोडक्ट पी में 9 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है पर केजी, और क्यू में हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 10.5 रुपीज पर केजी। अब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट पी ज्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्यू ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्यू का कंट्रीब्यूशन पर केजी बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ? प्रोडक्ट क्यू ज्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, अब एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? एज द कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ प्रोडक्ट क्यू, as a contribution per kg of product Q is more, so production of product Q is more profitable, ज्यादा फायदा हमको प्रोडक्ट Q में, so product Q should be allocated all the raw material या मैक्सिमम रॉ मटेरियल दैट इट रिक्वायर्स, मतलब प्रोडक्ट क्यू में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्यू में कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा है। अगर आप स्टेप 2 का आंसर देखोगे, ये स्टेप 2 का आंसर है 135 और 105, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट पी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट स्टेप 2 के बेस पे डिसाइड नहीं करना है, हमको डिसाइड करना है स्टेप 3 के बेसिस पे। तो स्टेप 3 में प्रोडक्ट क्यू ज्यादा बड़ा है, तो अगर प्रोडक्ट क्यू ज्यादा बड़ा है तो जितना भी प्रोडक्ट क्यू को रॉ मटेरियल चाहिए उतना सारा का सारा प्रोडक्ट क्यू को दे दो, जितना प्रोडक्ट क्यू को चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा स्टेप 1 था, जो स्टेप 1 में इंफॉर्मेशन लिखी थी, वही स्टेप 4 में लिखेंगे, लेकिन उल्टा स्टार्ट करेंगे। देखना अभी मैं क्या करता हूँ, अलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। देखो हम स्टेप 1 में जाएंगे, ओके, हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल 3,20,000 है, टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल जो है वो ये वाला है 3,20,000 केजी। इस 3,20,000 केजी में से, इस 3,20,000 केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल में से मैं क्या करूंगा, पहले
इस 3,20,000 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल में से पहले मैं उसको रॉ मटेरियल दूंगा जिसमें मेरे बिजनेस में ज्यादा फायदा है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरे बिजनेस में ज्यादा फायदा किसमें है। तो 3,20,000 kg में से पहले मैं 80,000 kg सारा का सारा प्रोडक्ट क्यू को दे दूंगा, क्योंकि क्यू में कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा था। तो मैं इस 3,20,000 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल में थे, जितना मेरी फैक्ट्री में अवेलेबल है, उससे पहले मैं 80,000 प्रोडक्ट क्यू को दे दूंगा सारा का सारा। तो प्रोडक्ट क्यू के तो सारे यूनिट्स बन जाएंगे, मैक्सिमम जितने थे 8,000 इंटू 10 80,000 kg। मतलब पहले 3,20,000 में थे 80,000 kg अब प्रोडक्ट क्यू को दे दो। अब 3,20,000 kg में से 80,000 प्रोडक्ट क्यू को दे दिया तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 2,40,000 kg। वो 2,40,000 kg हम प्रोडक्ट पी को देंगे। लेकिन पहले किसको दिया? क्यू को। कितना दिया क्यू को? जितना क्यू की मैक्सिमम कैपेसिटी थी। क्यू प्रोडक्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 80,000 kg, तो पहले क्यू को दे दो। तो 3,20,000 में थे, रॉ मटेरियल अवेलेबल में थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 3,20,000, पहले 80,000 क्यू को दे दो। ठीक है, अब मैं स्टेप 4 में आ गया। पहले मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल, है वही जो स्टेप 1 में था पर उल्टा स्टार्ट करना है। पहले मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल अवेलेबल। भाई हमारे पास अवेलेबल कितना है? तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है 3,20,000 kg। ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है 3,20,000 kg लेस रॉ मटेरियल allocated to प्रोडक्ट क्यू। प्रोडक्ट क्यू को हम सारा का सारा 80,000 kg अलोकेट कर देंगे। अगर आप प्रोडक्ट क्यू को सारा 80,000 जितना क्यू को चाहिए था उतना अलोकेट कर दोगे तो क्यू के तो सारे यूनिट्स बन जाएंगे, मतलब 8,000 यूनिट सारे के सारे क्यू के बन जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 kg पर यूनिट। तो क्यू को तो जितना 80,000 चाहिए था वो सारा मिल गया, क्योंकि क्यू में कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा है। बाकी कितना बचा? तो 3,20,000 में से 80,000 माइनस करोगे तो बाकी बचेगा 2,40,000 kg। बाकी बचेगा 2,40,000 kg। ये 2,40,000 kg हम किसको देंगे? प्रोडक्ट पी को। इक्वल टू रॉ मटेरियल, अभी सुनने जाता है लास्ट है, इक्वल टू रॉ मटेरियल लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट पी। बाकी का 2,40,000 हम प्रोडक्ट पी को दे देंगे। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा सॉल्व होगा, सुनते रहना। ये 2,40,000 को डिवाइडेड बाय, अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट पी में एक यूनिट में 15 kg रॉ मटेरियल चाहिए था। अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट पी में पर यूनिट 15 kg रॉ मटेरियल एक यूनिट में यूज होता है। तो हम क्या करेंगे? इस 2,40,000 को डिवाइडेड बाय 15 kg करेंगे। अभी भी हमको कितनी यूनिट्स बनेंगी पी की वो मालूम नहीं है कि पी में कितनी यूनिट्स बनेंगे, लेकिन ये मालूम है कि पी में एक यूनिट बनाने में हमको 15 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इस 2,40,000 जो लेफ्ट ओवर है रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट पी, इस 2,40,000 को डिवाइडेड बाय 15 करूंगा। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 15, तो इसकी यूनिट्स बनेंगी 16,000। मैक्सिमम कैपेसिटी थी पी की 20,000 यूनिट्स, 20,000, लेकिन हम कितना बना पाए? हम सिर्फ 16,000 यूनिट्स ही बना पाए। किसके? प्रोडक्ट पी के। इतने ही हम बना पाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल कम है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस 2,40,000 को डिवाइडेड बाय पी का 15 kg पर यूनिट किया, तो पी के यूनिट्स आ गए 16,000 यूनिट्स। ठीक है, थोड़ी सजावट करें और एक लास्ट स्टेप लिखेंगे। लास्ट में बस एक कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो एक लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, सुनते रहना सब लोग। अब कंक्लूजन क्या होगा? ऑप्टिमम मिक्स किसको बोलते हैं? कि अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया? अल्टीमेटली हमारा आंसर ये आया कि प्रोडक्ट पी के कितने यूनिट्स बने? फाइनली प्रोडक्ट पी के कितने यूनिट्स बने? 16,000, 16,000। और क्यू के कितने बने? 8,000। इसी को ऑप्टिमम मिक्स बोलते हैं कि एट लास्ट पी के कितने यूनिट्स बन गए? 16,000 और क्यू के बन गए 8,000। तो इसको हम लोग ऑप्टिमम मिक्स बोलते हैं, 16,000 और 8,000। तो 16,000
यूनिट्स हमारे पी के बने और 8000 यूनिट्स हमारे क्यू के बने। ये सिर्फ कंक्लूजन है, ऐसा कंक्लूजन आपको लिखना है। प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट पी के 16000 यूनिट्स बन गए और प्रोडक्ट क्यू के कितने बन गए, 8000 यूनिट्स बन गए, 8000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रोडक्ट पी के 16000 यूनिट्स बनाने चाहिए और क्यू के 8000 यूनिट्स बनाने चाहिए, ऑप्टिमम मिक्स। बस अभी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये फाइनल आंसर है 16000 और 8000। ठीक है, एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना सब अच्छी तरह। ये पर्टिकुलर्स और ये क्वांटिटी, केजीस या क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा ही सेम ऊपर भी लिखेंगे, पर्टिकुलर्स और क्वांटिटी केजीस, स्टेप 1 में भी यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सारा अच्छे से। इस टाइप के और भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे मैं सॉल्व कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करना, ये टॉपिक एग्जाम में आता है पक्का। ठीक है, लिखना अच्छे से, स्टेप्स रिवाइज करो मन में, ये सब लिखना। ये क्वेश्चन है, स्टेप्स रिवाइज करो मन में। कौन से स्टेप्स थे? पहला स्टेप था शॉर्ट सप्लाई, दूसरा स्टेप था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तीसरा स्टेप था कंट्रीब्यूशन पर केजी, चौथा स्टेप था लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। बस जो चौथे स्टेप में है वही पांचवें स्टेप में। चलो लिखना शुरू करो। लिखते रहो बेटा। एक और पॉइंट बता देता हूँ बेटा, कभी कभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स की जगह पे P और Q की जगह पे कभी कभी 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट P Q R। तो अगर प्रोडक्ट P Q R 3 प्रोडक्ट्स हो, समझो इसका कंट्रीब्यूशन पर केजी 9 रुपए का है, इसका 10.5 आया, और समझो एक प्रोडक्ट R है और उस प्रोडक्ट R का कंट्रीब्यूशन पर केजी आ रहा है 12 रुपए, 12 रुपीज पर केजी, ऐसा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मतलब हम रैंक देंगे ऑब्वियसली, सबसे अच्छा रैंक किसका हुआ, R का, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पर केजी R का हुआ। तो सबसे पहले जितना भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसने R को जितना चाहिए उतना दे दो, फर्स्ट रैंक R, फिर सेकंड रैंक Q, फिर अगर रॉ मटेरियल बचता है तो Q के लिए, Q को जितना चाहिए उतना दे दो, फिर अगर और भी बचता है तो P को दो। सबसे पहले किसको दे दो, R को, फिर अगर रॉ मटेरियल बचा तो Q को दो, फिर और भी रॉ मटेरियल बचा, अगर बच गया तो P को दो। ऐसे 3 प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो रैंक देने का, जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी सबसे ज्यादा हो उसको फर्स्ट रैंक। ठीक है, लिखना बेटा अच्छे से, लिखते रहो।